नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। भारत के चुनाव आयोग ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से 111 अस्तित्वहीन दलों को हटा दिया। कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट 2021-22 जारी की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक द्वारा प्रदान किए जाने वाले गैर बैंक प्रीपेड साधनों पर क्रेडिट लाइन रोक लगा दी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की उपयोजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के लिए रियायतों में वृद्धि की गई। इसके अलावा इस अंक में चापेकर बंधुओं के मामले की भी बात करेंगे। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारत के चुनाव आयोग ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से 111 अस्तित्वहीन दलों को हटा दिया है। इन 111 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का कोई अस्तित्व नहीं था। इन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन करते हुए भी पाया गया था। आपको बता दें कि वैसे चुनाव आयोग के पास किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण समाप्त करने की शक्ति नहीं है। इस संबंध में चुनाव सुधार का प्रस्ताव अब भी सरकार के पास लंबित है। हालांकि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दों को उठा सकता है। साथ ही ये राजनीतिक दलों से कई नियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने की मांग कर सकता है। और ये नियम है चंदा प्राप्ति के स्रोत और इसके तरीके, कंपनियों द्वारा डिस्क्लोजर, बैंक खातों का विवरण आदि। चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A और 29C के तहत कई पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। ये दल अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किए बिना कर छूट का दावा कर रहे थे। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से संबद्ध चिंताओं की बात करें तो इनमें से बहुत से दल केवल कागज पर ही मौजूद पाए गए या उनके पते पर भेजे गए पत्र वापस लौटा दिए गए। कुछ लोगों ने पंजीकृत दलों को दिए गए चंदे पर आयकर छूट का दुरुपयोग किया। कुछ पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल गंभीर वित्तीय अनौचित्य कार्यों में संलग्न पाए गए। संभव है कि ऐसे कुछ दल चंदा एकत्र कर रहे हों और इनका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए कर रहे हों। उदाहरण के लिए इनमें से कुछ शेल कंपनियों के रूप में कार्य कर रहे हों और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हों। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के मुताबिक वर्ष 2019-20 के लिए केवल 8.23% पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक रूप में उपलब्ध है। वहीं 5.72% पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की वार्षिक अंशदान रिपोर्ट सार्वजनिक रूप में उपलब्ध है। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट 2021-22 जारी की गई। ये रिपोर्ट कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन के सचिवालय द्वारा जारी की गई है। ये रिपोर्ट कई विषयों पर समीक्षा प्रदान करती है। कार्बन मूल्य निर्धारण में वैश्विक विकास क्रम, कार्बन बाजार के विकास के निहितार्थ और कार्बन मूल्य निर्धारण क्षमता की व्यापक सीमाएं हैं। कार्बन मूल्य निर्धारण उत्सर्जन पर शुल्क लगाकर और कम उत्सर्जन के लिए प्रोत्साहन की पेशकश करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाता है। कार्बन उत्सर्जन पर दो तरीके से मूल्य लागू किया जाता है। सबसे पहले तो आपको कार्बन कर के बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि कार्बन कर वो मूल्य है जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक मीट्रिक टन उत्सर्जन के लिए सरकारें उत्सर्जकों से वसूल करती हैं। इसके अलावा दूसरी प्रणाली है उत्सर्जन व्यापार प्रणाली। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए एक व्यापार योग्य परमिट प्रणाली है। इसके तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की ऊपरी सीमा निर्धारित की जा सकती है। इस सीमा तक उत्सर्जन की अनुमति होती है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया है कि वर्तमान में वैश्विक उत्सर्जन का 4% से कम कार्बन मूल्य निर्धारण दायरे में है। ये पेरिस समझौते के वैश्विक तापन रोधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक की अवधि सीमा के भीतर है। कई देशों ने अपनी कार्बन कर दरों में वृद्धि की है और अधिक महत्वाकांक्षी मार्ग को अपनाया है। कई देशों में प्रायोगिक उत्सर्जन व्यापार प्रणाली पर विचार किया जा रहा है। अनुच्छेद 6 पर समझौता कार्बन बाजारों में रुचि को और प्रोत्साहित कर रहा है। ये राष्ट्रों को दोहरी गणना से बचने के लिए पर्यावरणीय समग्रता के लिए एक विकल्प प्रदान करता है। ये विकासशील देशों में निजी पूंजी आने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन एक स्वैच्छिक पहल है। ये सरकार, व्यवसाय, नागरिक समाज और शिक्षा जगत के नेतृत्व को एक साथ लाती है। इससे प्रभावी जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने और उसके वित्त पोषण के लिए एक साधन के रूप में कार्बन मूल्य निर्धारण की वैश्विक समझ में वृद्धि की जा सकेगी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक द्वारा प्रदान किए जाने वाले गैर बैंक प्रीपेड साधनों पर क्रेडिट लाइन पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने गैर बैंक प्रीपेड वॉलेट और प्रीपेड कार्ड जैसे कि पेटीएम, अमेजन पे, लेजी पे, सिंपल आदि जैसे उत्पादों में ऋण सुविधाओं को प्रस्तुत करने से रोकने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। आरबीआई ने यह अधिसूचना फिनटेक संचालित क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर वॉलेट जैसे ऋण लेने के विकल्पों में उछाल को देखते हुए जारी की है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि प्रीपेड भुगतान साधनों पर उसका निर्देश क्रेडिट लाइनों से प्रीपेड भुगतान उत्पादों को लोड करने की अनुमति नहीं देता है। प्रीपेड भुगतान साधन ऐसे भुगतान हैं जो इन साधनों के भीतर या उन पर संग्रहित मूल्य के विरुद्ध नकद हस्तांतरण, वित्तीय सेवाएं और विप्रेषण सहित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं। बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां प्रीपेड भुगतान साधन जारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि क्रेडिट लाइन वो पूर्व निर्धारित उधार सीमा है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय को आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय ऋण तक पहुंचने की अनुमति देती है। इससे पहले विजन 2025 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने बिग टेक और फिनटेक की बाय नाउ पे लेटर यानी BNPL प्रणाली के विनियमन की घोषणा की थी। इसके अलावा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की भी घोषणा की गई थी। विनियमों में प्रमुख चुनौतियां इस तरह से हैं कि ये अलग अलग उपयोग के मामलों के साथ विकसित हो रही प्रौद्योगिकी को विनियमित करने में कठिनाई उत्पन्न करती है। ये विनियमित क्षेत्र के बाहर गतिविधि की निगरानी और प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाले नए जोखिमों की पहचान करती है। और फिनटेक शब्दावली का उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी पर व्यापक रूप से लगातार बढ़ती निर्भरता के साथ वित्तीय सेवा क्षेत्र में उभरते तकनीकी नवाचारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। भारतीय फिनटेक उद्योग का मूल्य वित्त वर्ष 2020 में 50 से 60 अरब डॉलर का था। इसके वर्ष 2025 तक 150 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में फिनटेक का प्राथमिक विनियामक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की उपयोजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये योजना सीधे खेत से खुदरा स्टोर तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना के निर्माण पर लक्षित है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक छत्रक योजना है। इसमें 7 उपयोजनाएं शामिल हैं। इसकी अवधि वर्ष 2021-22 से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 कर दी गई है। योजना के लिए 4,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण या परिरक्षण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को सहायता अनुदान के रूप में ज्यादातर क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना का महत्व ये है कि ये खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देती है। ये किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराती है। ये रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करती है। ये कृषि उपज की बर्बादी को कम करती है। ये योजना प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाती है। संरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की सस्ती कीमतों पर उपलब्धता में मदद करती है। वर्ष 2016 में इस योजना को शुरू में संपदा यानी कि कृषि, समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास के लिए योजना नाम दिया गया था। वर्ष 2017 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। इसके अलावा खाद्य क्षेत्र में अन्य कई कदम उठाए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना या अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। स्वचालित मार्ग के तहत खाद्य प्रसंस्करण में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। शीत भंडार सहित खाद्य और कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानदंडों में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके तहत मेगा फूड पार्क, एकीकृत शीत भंडारण श्रृंखला और परिरक्षण अवसंरचना, मानव संसाधन और संस्थान, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन के लिए योजना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना योजना, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना और खाद्य प्रसंस्करण या परिरक्षण क्षमता सृजन या फिर विस्तार इस योजना के तहत किया जाता है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के लिए रियायतों में वृद्धि की गई है। सरकार ने अपने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के लिए रियायत अवधि 30 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी है। विस्तारित रियायत अवधि के कई लाभ हैं, जैसे कि निवेशकों को अपने निवेश की भरपाई करने और अधिशेष सृजित करने में मदद मिलेगी। इससे अधिक दीर्घकालिक निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा। एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक इंटर मॉडल फ्रेट हैंडलिंग प्रतिष्ठान है। इसमें गोदाम, समर्पित शीत श्रृंखलाएं सुविधाएं, फ्रेट या कंटेनर टर्मिनल और बल्क कार्गो टर्मिनल शामिल होते हैं।
ये पार्क सड़क, रेल, जलमार्ग और वायु परिवहन के माध्यम से माल की आवाजाही को आसान और उपयोग के अनुकूल बनाता है। सरकार ने भारतमाला योजना के तहत ऐसे 35 मेगा फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट हब बनाने की योजना बनाई है। और आइए अब बात करते हैं कि आखिर इन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का क्या महत्व है। ये पार्क लॉजिस्टिक्स लागत को देश के सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा 14 से 16% से कम करके लगभग 9% तक लाएंगे। इनसे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि मेगा लॉजिस्टिक पार्क अपने आसपास विनिर्माण या क्लस्टर समूहों के निर्माण को गति प्रदान कर सकते हैं। इसका उद्देश्य मौजूदा पॉइंट टू पॉइंट लॉजिस्टिक्स मॉडल को हब एंड स्पोक मॉडल में बदलना है। हब एंड स्पोक मॉडल एक वितरण पद्धति है। इसमें एक केंद्रीकृत हब मौजूद होता है। ये वर्तमान में शहर की सीमा के भीतर संचालित किए जा रहे गोदामों को लॉजिस्टिक्स पार्कों में स्थानांतरित करेंगे। इससे शहर की सीमा के बाहर स्थित लॉजिस्टिक्स पार्कों में कम किराए वाले गोदामों का संचालन किया जा सकेगा। इससे गोदाम लागत में कमी आएगी। इसके अलावा बड़े आकार के ट्रकों और रेल पर माल ढुलाई बढ़ने से CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी। इन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। और आइए अब बात करते हैं चापेकर बंधु मामले की। 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं ने महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश अधिकारी WC रेंड और उनकी सैन्य सुरक्षा में तैनात लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर को चापेकर बंधुओं के नाम से जाना जाता है। ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध में WC रेंड की हत्या में शामिल भारतीय क्रांतिकारी थे। इस हत्याकांड में महादेव विनायक रानाडे भी उनके सहयोगी थे। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद का ये पहला मामला था। 1896-97 के दौरान पुणे में बुबोनिक प्लेग फैला था। इसे पूना प्लेग भी कहा जाता है। सरकार ने प्लेग के खतरे से निपटने और बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1897 में एक विशेष प्लेग समिति की स्थापना की थी और इस समिति के अध्यक्ष थे चार्ल्स वॉल्टर रेंड यानी WC रेंड। प्लेग आयोग ने पुणे में चिकित्सकों को नियुक्त करने की बजाय 800 से अधिक अधिकारियों और सैनिकों को तैनात कर दिया। लोगों को उनके रोग प्रभावित परिजनों का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा था। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा स्थानीय लोगों का उत्पीड़न बढ़ने लगा था। रेंड आयोग के निरंतर उत्पीड़न ने चापेकर बंधुओं और क्रांतिकारी चापेकर क्लब के अन्य सदस्यों को रेंड के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। चापेकर बंधुओं ने शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण के लिए चापेकर क्लब नामक एक क्रांतिकारी संगठन गठित किया था। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। असम ONORC योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके साथ ही ये कार्यक्रम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू हो चुका है। इस योजना ने संपूर्ण देश में खाद्य सुरक्षा को पोर्टेबल बना दिया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कवर किए गए लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके अपनी मनपसंद की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस यानी EPOS सक्षम उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडी युक्त खाद्यान्न का अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। ONORC का कार्यान्वयन अगस्त 2019 में किया गया था। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सतत विकास लक्ष्य 2 के तहत निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। सतत विकास लक्ष्य 2 के तहत वर्ष 2030 तक भुखमरी को समाप्त करना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यानी ABRY के तहत औपचारिक रोजगार सृजन का लक्ष्य का 28% प्राप्त कर लिया है। ABRY रोजगार प्रोत्साहन योजना को 1 अक्टूबर 2020 से आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य नियोक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ साथ कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान रोजगार की हुई क्षति की पुनर्बहाली के लिए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना है। ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों को जोड़ने के लिए भविष्य निधि योगदान के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं, वहां केंद्र सरकार नए कर्मचारियों के संदर्भ में 2 वर्ष की अवधि के लिए EPF में केवल 12% कर्मचारी योगदान देगी। डच रोग। अर्थशास्त्र में डच रोग एक ऐसी घटना है जिसमें एक देश प्राकृतिक संसाधनों की खोज के कारण अन्य सभी क्षेत्रों में असमान आर्थिक समृद्धि का अनुभव करता है, विशेष रूप से बड़े तेल भंडार की खोज की वजह से। इस अवधारणा के मुताबिक जब कोई देश प्राकृतिक संसाधनों की खोज करता है
और उनका निर्यात करना शुरू करता है तो इससे मुद्रा की विनिमय दर में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि होती है। ये बदले में सस्ते विकल्पों के आयात को प्रोत्साहित करते हुए अन्य क्षेत्रों से निर्यात को हतोत्साहित करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का GIS आधारित मानचित्रण। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी सभी क्षेत्रीय इकाइयों के साथ साथ राज्य सरकारों को भी जुलाई 2022 तक संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का GIS आधारित मानचित्रण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS के मानचित्र में किसी भी अवसंरचना इकाई का विस्तृत दृश्यात्मक स्वरूप दिखाया जाता है, जैसे कि स्थान, स्थलाकृतियां, प्रतिष्ठान, संरचनाएं और छवियां। इसका लाभ ये होता है कि ये सड़क निर्माण एजेंसियों को संरेखण और राजमार्गों के रास्ते में किसी भी बाधा के बारे में विस्तृत सूचना प्रदान करके सहायता करता है। इसके अलावा मोबाइल फोन के माध्यम से भी आसानी से मानचित्रों का आकलन किया जा सकता है। ग्रीष्म अयनांत 2022। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत का दिन था। ग्रीष्म अयनांत खगोलीय ग्रीष्म की शुरुआत का प्रतीक है। ये परिघटना तब होती है जब पृथ्वी का सूर्य की ओर अधिकतम झुकाव होता है। एक अयनांत तब घटित होता है जब पृथ्वी अपनी कक्षा में उस बिंदु पर पहुंचती है जहां उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर अपने अधिकतम झुकाव पर होता है और इसकी वजह से 21 जून को कैलेंडर वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत शीत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2022। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी ने रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2022 शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की है। भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में 9% की वृद्धि हुई है। इरेना एक अंतर सरकारी संगठन है। ये देशों को संधारणीय ऊर्जा संसाधन विकल्प अपनाने में सहायता करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में भी कार्य करता है। भूकंप वेधशाला। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में एक भूकंपीय वेधशाला का उद्घाटन किया है। उधमपुर भारत का 153वां भूकंपीय स्टेशन है। उधमपुर जिला 2 प्रमुख भूकंपीय भ्रंशों मेन फ्रंटल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट के बीच स्थित है। ये जम्मू और कश्मीर में भूकंप उत्पन्न होने के संभावित कारकों में से है। उधमपुर पृथ्वी की भूपर्पटी की आंतरिक गतिविधियों से संबंधित डेटा रिकॉर्ड करेगा, साथ ही विश्व के विभिन्न भूकंपीय स्टेशनों को डेटा प्रदान करेगा। ड्रैगन फ्लाई। दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई स्पाइनी हॉर्नटेल यानी बर्मा गोम्फस चौकुलेंसिस को केरल में पहली बार देखा गया। बर्मा गोम्फस वंश से संबंधित ड्रैगन फ्लाई की 3 प्रजातियां हैं, बी कावेरिकस, बी पिरामिडालिस और बी लैडलवी। बी लैडलवी संपूर्ण पश्चिमी घाट में पाई जाती है। बी पिरामिडालिस पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। इस वंश की अन्य सभी प्रजातियां पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में पाई जाती हैं। ड्रैगन फ्लाई उड़ने वाला एक परभक्षी कीट है। ये आमतौर पर विश्व भर में ताजा जल के अधिवासों के आसपास पाया जाता है। ड्रैगन फ्लाई जलीय और स्थलीय क्षेत्रों के लिए एक उत्तम जैव संकेतक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व भर में मनाया जा रहा है। इसे प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य योग के अमूल्य लाभों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है। इस वर्ष की थीम योग फॉर ह्यूमैनिटी थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अवधारणा को पहली बार वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया था। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। इसका अर्थ है जुड़ना या संयुक्त हो जाना, यानी कि ये शरीर और चेतना के एकाकार का प्रतीक है। खान क्वेस्ट 2022 सैन्य अभ्यास। मंगोलिया के उलानबटोर में एक बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 आयोजित किया गया था। इसमें भारत सहित 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों ने भागीदारी की थी। इसमें लद्दाख स्काउट्स के एक सैन्य दल ने भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।